सबसे पहला लैब हम लोग कर रहे हैं, लैब नंबर 1, हाउ टू क्रिएट कस्टम वीनेट एंड सबनेट्स। ठीक है, प्राइमरली रिक्वायरमेंट हमारे पास है सर्वर जब हम बनाते हैं एज्योर क्लाउड में, तो कल भी आपको बताया था यू शुड हैव द वैलिड सब्सक्रिप्शन, एक्टिव सब्सक्रिप्शन आपके अकाउंट के साथ होना चाहिए। सेकंड प्राइम चीज आपका है रिसोर्स ग्रुप, और तीसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वीनेट। नहीं है तो बनाना पड़ेगा सर्वर प्रोविजनिंग के टाइम पे, और पहले से है तो उसको चूज करके आप अपने डिफाइंड नेटवर्क रेंज में आप सर्वर अपना रन कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो वीनेट का नेटवर्क हम डिफाइन करेंगे, ऑलवेज रिकमेंडेशन होता है क्लास फुल रेंज। और जो ब्रेक हमने किया है इसको सबनेटिंग जो इस पे अप्लाई किया है /26 का CIDR ब्लॉक हमें लेना है। ठीक है, तो हर एक सबनेट में, यानी कि 3 डिफरेंट सबनेट्स हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तीनों सबनेट्स में हमको क्या चाहिए, तीनों ही सबनेट्स में हम लोग क्या चाहते हैं, 5 फीट रिजर्व करेंगे सर, 5 आईपी। 59, यानी कि 50 के आसपास आपको आईपी चाहिए थे। ठीक है, अब हमें टोटल /26 पे आईपीज कितने मिल रहे हैं टोटल, वैसे तो 62 मिल रहे हैं, लेकिन एजोर क्या कहता है कि मैं -5 करता हूं। जेनेरिक नेटवर्क में तो -2 होता है, 1 फॉर नेटवर्क आईडी और 1 फॉर ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। लेकिन ब्रॉडकास्ट ये आईडी। 3 आईपी हर एक सबनेट के और रिजर्व करके चलते हैं, और ये पता है AWS क्लाउड में भी सेम है, गेटवे, DHCP, DNS और आपका एजोर रिजर्व, ब्रॉडकास्ट और आईडी। ब्रॉडकास्ट। तो टोटल आईपीज जो हमें यहाँ पे मिलेंगे कितने, वैलिड आईपीज 59। 59। तो यहाँ 9 पे हम आईपी, 9 आईपी हमारे पास फ्यूचर केस के लिए है अभी भी। और आपको अगर फ्यूचर में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है ना कि इस वीनेट को मेरे को स्केल करना है, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट पर कोई भी इंपैक्ट इसका नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हम सर जैसे हम ऑन प्रेम वाले में वीलैन बनाते हैं कि एक HR वीलैन बना दिया, एक हमने अकाउंट का बना दिया, और एक हमने किसी और सर्वर किसी और डिपार्टमेंट के लिए बना दिया। डिपार्टमेंट वाइज जब हम वीलैन बनाते हैं तो वो विद इन अ वीलैन ही वो कम्युनिकेट करते हैं। राइट, ऐसा ही कर रहे हैं क्या हम लोग हाँ हाँ यहाँ हाँ, पे? और क्या, बिल्कुल राइट। ओके। ठीक सर है, एक क्वेश्चन था सर, सपोज दैट सर कोई कंपनी है, पहले स्मॉल था उस टाइम, आईपी जो हमारा रिक्वायर्ड कम था, तो हमने सपोज दैट अभी जैसे 63 जो फर्स्ट लिया हुआ है, और बाद में सपोज दैट हमारा इंक्रीज हो गया कोई हाँ तो बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एक्सटेंड कर सकते हैं नेटवर्क को। तो उसमें सर जो एग्जिस्टिंग है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर? डाउन द लेयर कोई भी इंपैक्ट आपका नहीं होगा। आपका जैसा प्रोडक्शन चल रहा था सिस्टम्स करंट नेटवर्किंग में, कोई इंपैक्ट आपका नहीं आएगा। तो सर ये जो ऑन द फ्लाई आप On the अपने fly हो नेटवर्क को जाएगा सर। एक्सटेंड कर सकते हैं। यस, यस। तो श्याम सर ये जो जैसे यहाँ पे वीलैन की बात हो रही है, तो ये ऑलरेडी वीलैन वो अपने डेटा सेंटर में एज्योर डेटा सेंटर में जो स्विचेस लगे होंगे उस पर करके देता होगा, राइट? राइट जिस राइट। रैक में हमारे सर्वर बन रहे हैं, जिस हाँ रैक में हमारी प्रोविजनिंग कर रहे हैं हम लोग। देखो, पूरे कोर्स में ये चीज हमें याद रखना है कि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है ना, उनके जो सर्विसेज है ना, 2 तरीके के हैं। दुनिया का कोई सा भी क्लाउड आप पढ़ लें, या तो मैनेज सर्विस होती है, या फिर क्या होता है, कस्टमर मैनेज। एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको दूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। डेटाबेस के जो सर्वर्स कंपनीज में होते हैं सबसे क्रिटिकल माने जाते हैं। जी। एजोर डेटाबेस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और चाहे सिक्योर वो सर्वर। लाइनेक्स हो चाहे वो विंडोज हो। हम्म। अब डेटाबेस की सर्विस ना एजोर आपको 2 तरीके से बोलता है कि मैं बाय डिफॉल्ट मैनेज सर्विस आपको देता हूं। उस सर्विस को हाईली अवेलेबल कराना, डेटाबेस का अपग्रेड, पैचिंग, मेंटेनेंस किसके कंट्रोल में है, अगर वो मैनेज सर्विस है तो क्लाउड प्रोवाइडर के। एज्योर के। एजोर हमेशा कोशिश करता है कि माई सर्विस इज 100% अवेलेबल, देयर विल नॉट बी एनी डाउन टाइम। अगर आपने मैनेज सर्विस लिया, और यार क्लाउड में भी जाने के बाद अगर हम कस्टमर सर्विस, कस्टमर मैनेज अगर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो हमने वो गलत चॉइस किया। डेटा सेंटर में तो आज तक हम ये कर ही रहे थे, हम लोग सर्वर्स लेते थे डेटा सेंटर में जाके, डेटाबेस मैनुअली इंस्टॉल करते थे, और वो डेटाबेस डाउन जाता था तो कौन रेस्पॉन्सिबल था उसका, हार्डवेयर फेलियर अगर होता है तो कौन रेस्पॉन्सिबल है,
लोकल आईटी, लोकल आईटी या जिसने वो डेटाबेस चला रखा है। बिल्कुल डीबीए। सेम आपका माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं कि मैं जो मैनेज सर्विस आपको दे रहा हूं, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर फेलियर। और कस्टमर मैनेज भी सर्विस आप रन कर सकते हैं। आपने बोला कि एक वर्चुअल मशीन में रन करूंगा एज्योर क्लाउड में, और उस मशीन में लाइनेक्स RHEL 8 डालूंगा, फिर एक MariaDB डेटाबेस RPM इंस्टॉल करूंगा, फिर OS के अंदर मैं डेटाबेस चला लूंगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो सर्विस अभी कौन सा हो गया? कस्टमर। कस्टमर मैनेज। लेकिन यू आर इन दोनों रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यस सर, लेकिन इन दोनों सर्विसेज में और कॉस्ट इन्वॉल्व है ना सर। मेरा कॉस्ट भी आप देखोगे ना, तो कॉस्ट में भी आपका मैनेज सर्विस ही सस्ता पड़ता है। नहीं, अगर सर मैं आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं सब चीज, एक हार्डवेयर फेलियर की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं उस तरह से डिजाइन करूंगा कि क्लस्टर में रखूंगा सर्वर, एक फेल ओवर डेटाबेस होगा कभी तो क्लस्टर में रन नहीं होता भाई। डेटाबेस हमेशा एक्टिव पैसिव मोड पे ही चलते हैं। कोई हाँ, डेटाबेस का ही क्लस्टर बनता है सर अलग से। डेटाबेस क्लस्टर का का बनता है सर। बनता है, एक्टिव पैसिव होते हैं, यस सर, लेकिन यस सर, एक बार में एक्टिव एक ही होता है। यस यस, Right. वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो एक्टिव वाला ही हार्डवेयर एक फेल और हुआ। चीज आपको बता देता हूँ, ओरेकल जो डेटाबेस है ना, हम्म, दो डेटाबेस ओरेकल के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव एक्टिव मोड पे भी चला सकते हैं, क्योंकि उस डेटाबेस में ना टेबल लॉकिंग का एक सिस्टम होता है। मतलब साइमल्टेनियसली डेटाबेस एक्टिव मोड पे क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि एक टेबल में ही जब डेटाबेस कोई राइट करेगा ना, हम्म, ए सेम रिकॉर्ड मैं राइट कर रहा हूं और एक और रिक्वेस्ट आया वो भी वहीं पे राइट करने लग गया, तो डेटा डिस्क्रिपेंसी हो जाती है यहाँ पे, कोलिजन टाइप का। राइट। अच्छा तो सर एक उससे चीज और, बचने के लिए हम टेबल को लॉक कर देते हैं, तो ये ओरेकल में फीचर है, अच्छा। और कोई डेटाबेस है ना उनमें नहीं है। तो जनरली कोशिश तो ये होती है कि एक्टिव और पैसिव मोड पे चलाएं। जब तक एक एक्टिव है, क्वेरीज वहीं पे, ट्रैफिक वहीं जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पैसिव विल बी एक्टिव अगेन। सर सिक्वल में भी होता है ऑलवेज एनीवेयर जो फीचर है 2014 ऑनवर्ड्स, उसमें भी है ये ऑप्शन। अच्छा, 2014 2019 हाँ, ऑलवेज एनीवेयर के नाम से, जिसमें हर आपका एक डेटाबेस। डेटाबेस में नहीं है, ज्यादातर हाँ लाइसेंस जो डेटाबेस है ना उसमें ये फीचर आपको मिल रहा है, ओपन सोर्स में नहीं है ये। ओपन हाँ सोर्स में है ये। उसमें भी क्या सर एंटरप्राइज में है सर ये। एक क्वेश्चन से इस डेटाबेस को लेके है। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल हो या ऑन प्राइमिस में क्या करते हैं कि एक वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर जाके डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हम एजोर के साथ में क्या है कि हम मैनेज डेटाबेस लेते हैं, तो उस केस में क्या हमें क्या इंस्टेंस मिलता है डायरेक्ट एसक्यूएल के लिए, या हम वर्चुअल मशीन के थ्रू ही आते हैं वहां पे? उसका शेल एक्सेस नहीं मिलता आपको। ओके। जैसे अभी हम क्या करते हैं, ऑन प्रेमाइसेस ओएस पे लॉगिन कर लेते हैं और वहीं से फिर डेटाबेस राइट कनेक्ट कर लेते हैं, राइट राइट। लेकिन यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस का यूआरएल आपको मिलेगा, आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना डायरेक्ट। राइट, मैं वही बोल रहा हूँ कि एज ए इंस्टेंस वो हमें फिर मैनेज डेटाबेस में एज ए इंस्टेंस वो हमें देते हैं, ना कि फिर हम वर्चुअल मशीन के थ्रू वहां पे जाते हैं। राइट, क्योंकि वो मैनेज सर्विस है, और मैनेज का मतलब क्या है, ओएस पे आप टच Right. नहीं करोगे, आपको डेटाबेस लॉगिन करना है। लेकिन Okay. लेकिन डेटाबेस लॉगिन करने के लिए भी कोई तो क्लाइंट चाहिए होगा ना उसको तो connect आप करने अपने के लिए। लैपटॉप में या तो कोई GUI एप्लीकेशन डालो, PHP हाँ। माई एडमिन हो गया, MySQL कोई वर्कबेंच सिक्वल हो गया, क्लाइंट वो वगैरह, SQL क्लाइंट आपको डालना पड़ेगा। सिक्वल क्लाइंट। या लिनक्स से करना चाहते हैं तो आप कमांड से करो फिर लॉगिन, ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना समझ VNet गया। कॉन्फ़िगर करके हम देखते हैं, और फिर सबनेट्स बनाते हैं वहां पे, और फिर उस VNet को यूज करके अपने सर्वर्स डिप्लॉय करके देखते हैं, और आगे का फिर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सर जैसे एक लास्ट अंडरस्टैंडिंग, वापस उस डायग्राम पे जाना है। हाँ जी। हाँ, तो सर इसमें जो डिफरेंट नेटवर्क्स जो विद इन सेम वीनेट है, दे वुड बी काइंड ऑफ टेकन केयर और राउटेड थ्रू दिस गेटवे। जो वीनेट टू वीनेट पेयरिंग है, दैट वुड बी अ इंटरनली डिफरेंट थिंग। एग्जैक्टली, इन्होंने बहुत बोला सही, कि अगर यहाँ पे एक और VNet है नीचे सपोज करो, तो इस VNet का भी अलग से एक वर्चुअल गेटवे होगा। एवरी VNet हैज सेपरेट गेटवे, और ये गेटवे का काम क्या है, ओनली ट्रैफिक को कहां पे भेजने के लिए, इंटरनेट। और इंटरनेट से रिसीव करने के लिए। लेकिन जब हम ऐसे कम्युनिकेशन करेंगे ना, यहाँ पे कोई और नेटवर्क चल रहा था और वहां पे ऑलरेडी नेटवर्क हमारा 192 है, जब ये कम्युनिकेशन होगा ना, तो अब एजोर हमसे बोलता है कि समवेयर में यहाँ पे एक आपको पियरिंग कनेक्शन लगा के दे रहा हूं, ट्रैफिक इस गेटवे को टच नहीं करेगा, ट्रैफिक आपका कहां जाएगा, इस गेटवे के थ्रू।
और ये गेटवे आप नहीं लेते हैं ना, तो दो वीनेट कम्युनिकेट कर सकते हैं ओनली बाय यूजिंग द पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी का मतलब क्या है, वो इंटरनेट पे है, और इंटरनेट पे अगर आप जा पा रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ट्रैफिक अगर आपने एनएसजी में अलाउ कर रखा है तो। लेकिन वो रिस्की है, जब हमें हमें लॉन्ग पाथ क्यों यूज करना है जब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वीनेट का जो कॉस्टिंग है ना, वो डेटा ट्रांसफर कॉस्ट पे है। अननेसेसरी आप इंटरनेट पर डेटा, सिक्योरिटी लीक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, राइट और टाइम टेकिंग, और दूसरा ज्यादा रहेगा कॉस्ट। कॉस्ट अगर आप वही चीज। इंटरनेट के थ्रू डेटा शेयर करते हैं ना, तो आपको डेटा ट्रांसफर कॉस्ट पर जीबी के अकॉर्डिंग एज्योर को देना पड़ेगा। वर्चुअल गेटवे जो आपको दिया है उन्होंने लगा के, इस गेटवे से जितना भी ट्रैफिक आप बाहर निकालोगे और अंदर आएगा आपके पास, उसका डेटा ट्रांसफर कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं उसमें कोई भी सर्विस फ्री नहीं है, हर सर्विस का आपको पैसा देना है, और जितना यूजेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा। राइट। क्लाउड में कुछ फ्री नहीं है। सर एक क्वेरी और है, कल हमने एग्जांपल देखा था जहां पे एक सिंगल सर्वर नेट हो रहा था टू अ पब्लिक नेटवर्क, मतलब थ्रू गेटवे। यस। यहाँ पे अब बहुत सारे सर्वर हैं, तो क्या हम लोड बैलेंसर के थ्रू नेटिंग करेंगे या फिर ईच इंडिविजुअल सर्वर को? नेटिंग बाय डिफॉल्ट वर्चुअल गेटवे करके दे रहा है हमें। हाँ, लेकिन कल सर एक ही सर्वर था, आज इतने सारे सर्वर हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग नेट होगा, तो हमारा एक एक वर्चुअल पब्लिक गेटवे भी, वर्चुअल गेटवे सिंगल आपके पूरे वीनेट के ट्रैफिक को मैनेज करेगा, एक अच्छा एक सिंगल ही गेटवे। करेगा, राइट। तो हमारे मल्टीपल पब्लिक आईपीज हो सकते हैं फॉर ईच सर्वर राइट। नहीं नहीं इफेक्टिवली? नहीं 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 नहीं, एक सर्वर एक पब्लिक आईपी, मल्टीपल पब्लिक आईपी लेके आप करोगे क्या? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल सर्वर्स हैं तो बाहर मल्टीपल आईपीज हो सकते हैं। जैसे आपने ये सेटअप दिखाया, वेब सर्वर, डीबी सर्वर और मॉनिटरिंग सर्वर, नॉर्मली क्या होता है कि ये सारे प्राइवेट रेंज में रहते हैं, इसके आगे एक लोड बैलेंसर लगा के वो थ्रू वर्चुअल गेटवे। आगे बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जब हमारा कोई भी हाई यूटिलाइज्ड वेबसाइट्स होते हैं, तो वेब सर्वर्स पे कभी भी रिकमेंडेशन नहीं होता कि आपको पब्लिक आईपी लेना है। सर्वर्स को पब्लिकली एक्सपोज हम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि क्लाइंट जितने भी हिट करते हैं, जैसे amazon.com का एग्जांपल मैं आपको दूं, तो क्या हम कभी amazon.com जिस मशीन पे चल रहा है उस पे SSH करके लॉगिन करते हैं कभी? नहीं करते सर। और amazon.com ने क्या ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसर नहीं लगा रखा? लगा रखा होगा लगा जरूर। रखा है। तो क्लाइंट के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना पब्लिक ट्रैफिक के लिए, वो क्या है? लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर। लोड ट्रैफिक बैलेंसर। आपका हिट करेगा लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर से जितने सर्वर्स आपके कनेक्टेड हैं, डिपेंड्स की ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म आपने कौन सा इनेबल कर रखा है। वो फर्दर उसकी क्वेरी है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है रिसोर्सेज राइट। को और यूटिलाइजेशन को। तो लोड बैलेंसर आपके सर्वर से प्राइवेट आईपी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन उन सर्वर्स को इंटरनेट से आप एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रैफिक एचटीटीपी का जो आ रहा है ना, वो लोड बैलेंसर पे आ रहा है। और लोड बैलेंसर पे एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिसनर। ट्रैफिक को वो लिसन करता है, फॉरवर्ड कर देता है पीछे सर्वर्स जितने भी अटैच्ड हैं उनके लिए। ठीक है सर। ठीक है। सर लास्ट में जब ये हो जाए ना, तो एक पूरी हायरार्की इसमें इंप्लीमेंट करके दिखा देना, जहाँ पे जो आईटी में आजकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जैसे थ्री टियर आर्किटेक्चर का मतलब है यू हैव द वेब सर्वर्स, उससे हाँ पहले हाँ लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन सर। वेब हाँ सर्वर्स, फिर आपके पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप, हाँ ठीक है, जिसको आप स्किल सेट बोलते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपके पास है क्या? डेटाबेस। डेटाबेस। तो ये हायरार्की कब समझ में आएगा? जब हम टॉपिक सारे पढ़ लेंगे, ठीक है है ना। सर। तो सबसे पहले आपको एजोर पोर्टल लॉगिन करना है, portal.azure.com, जो भी आपने अकाउंट साइन अप किया है। ठीक है, एक आपको पहले बनाना है क्या? रिसोर्स ग्रुप। सबसे पहले से है तो उसको भी यूज करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप एक नया भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले से जो बना हुआ है उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं, और एक नया रिसोर्स ग्रुप हम बिल्ड कर लेते हैं। गिव द रिसोर्स नेम टू डिलीट दिस रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, अगेन क्लिक ऑन रिसोर्स ग्रुप, एंड मीनवाइल ये जैसे ही डिलीट होता है, अभी यहाँ प्रोग्रेस चल रहा है इसका, हम एक नया रिसोर्स ग्रुप अपना ऐड कर लेते हैं। प्रोविजनिंग में थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, इसका प्रोविजनिंग स्लो है।
ठीक है। रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दो आप कुछ भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, KR नेटवर्क, KR नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। किस रीजन में बनाना है, सो आई एम अगेन सेलेक्टिंग द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और सिंपल आपको क्या करना है, रिव्यू एंड क्रिएट, एंड अगेन क्लिक ऑन क्रिएट। तो वैलिड किसी भी रिसोर्स को बनाने के लिए प्राइम है यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन सबके पास एक्टिवेट है ऑलरेडी। हमें क्या करना है, एडिशनली वी नीड टू क्रिएट वन रिसोर्स ग्रुप टू क्रिएट द वीनेट। रिसोर्स ग्रुप हमारा अवेलेबल है। नाउ सर्विस आपको क्या सर्च करना है, यहां से वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। एंड अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड बटन, या नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क, दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन हमारा ऑलरेडी डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप में आप क्या चूज करेंगे, जो आपने अभी बनाया था KR नेटवर्क RG के नाम से। सेंट्रल इंडिया उसने अपने आप से पिक कर लिया, जो आपका रिसोर्स ग्रुप का डिफॉल्ट रीजन था, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे दो इसको, जैसे मैंने नेम दिया इसको क्या, वीनेट 1, ठीक है। नेक्स्ट। अब आपसे बोल रहा है कि एजोर कस्टम नेटवर्क को भी ना डिफॉल्ट एड्रेस स्पेस एलोकेट कर देता है। मतलब CIDR ब्लॉक अपने आप से उन्होंने डिसाइड कर रखा है क्या, 10.0.0.0/16। मैं इसको डिलीट करके चाहूं तो क्या कर सकता हूं, अपना जो हमने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया हमने, 192.168.10.0/24। अब आपसे बोल रहा है कि अगर इसमें आप IPv6 भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या और दूसरा भी एड्रेस आपको देना है। जैसे एक वीनेट में दो एड्रेस स्पेस बाइंड कर दिए मैंने, 10.0 एक हो गया और दूसरा कर दिया मैंने 20.0/24। अब आपके पास ऑप्शन क्या होगा, सबनेट आप इस वीनेट को यूज करके भी बना सकते हैं और इस वाले वीनेट को भी, लेकिन वीनेट एक होगा, एड्रेस स्पेस दो हो जाएंगे उसमें। फ्यूचर में अगर आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ा ना, तो आप क्या करोगे, ओनली एड्रेस स्पेस ऐड करोगे उसमें नया, ना कि आप एग्जिस्टिंग को डिलीट करोगे, ठीक है। तो मेरे को सर, अभी एड्रेस स्पेस एक ही चाहिए यहाँ पे, नया मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। सर यहाँ पे जो हम VLAN क्रिएट कर रहे हैं सर, जैसे इसमें दो अलग अलग रेंज है, तो दोनों सर सेम VLAN में कम्युनिकेट करना चाहिए सर इसमें? करेंगे, एक वीनेट का पार्ट है तो आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इंटर वीलेन कम्युनिकेशन कौन इनेबल करके दे रहा है आपको, एज़्योर, एज्योर, ठीक है सर। ठीक है। सबनेट ऐड करने के लिए क्या करना है आपको, ऐड सबनेट का ऑप्शन है। सबसे पहले बोल रहा है सबनेट का नाम दे दो। सबनेट का नाम लेट सपोज हमने दिया, मेरा जो सबनेट है वो क्या है, ये वेब सबनेट, मतलब मेरे वेब सर्वर्स यहाँ पे रन होंगे। सबनेट का एड्रेस रेंज बताओ, 192.168.10.0/26। अपने आप से ना कैलकुलेट करके बता दिया आपको। देखो क्या बोला, स्टार्टिंग कहां से है इसका, 10.0 से, और एंड कहां पे होगा इसका, 63 पे। वैलिड आईपी कितने हैं आपके, और 5 आईपी आपके क्या हैं, रिजर्व IP। एजोर रिजर्व एड्रेसेस। सर्विस एंड पॉइंट्स क्या है उसकी मैं बात करूंगा आपसे, इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा एक डेडिकेट। अभी के लिए आपको बस सबनेट का नाम और उसका CIDR ब्लॉक यहाँ पे डिफाइन करना है। सर ये क्लिक ऑन, स्टार्ट 0 से होना चाहिए 1 से होना चाहिए? 10.0 से होगा, क्योंकि नेटवर्क आईडी क्या है आपका, 10.0, राइट। जहां से ब्लॉक स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट IP इज योर नेटवर्क आईडी। क्योंकि 0 तो कभी यूज ही नहीं कर सकते सर। बट ब्लॉक तो आपका वही है ना, 0 से 63। 64 का ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, 0 से 63 अगर आप काउंट करते हैं तो वो 64 होता है। अगर 1 से 63 लेते ना तो ये हो जाता ब्लॉक कितना, 63, लेकिन कैलकुलेशन हमारा क्या कहता है, 64 का ब्लॉक है हमारा, ठीक है। यूज नहीं करते वो ठीक है, लेकिन 1 अगर आपने लिया तो 1 इज गेटवे, राइट। क्लिक ऑन ऐड। इसके बाद अगला सबनेट हमने क्या लेना है, DB सबनेट, और
नाम इसको हमने क्या दे दिया, 10.0 नहीं 64/26। अब देखो हमने यहाँ 64 लिया ना, तो पहला एड्रेस उसने क्या पिक कर लिया यहाँ पे, कहां तक होगा ये 127 तक। तो यहाँ पे भी कितने आईपीज आपको मिल रहे हैं बाय डिफॉल्ट 59, क्योंकि ये आपका सेम होगा सबके लिए। क्लिक ऑन ऐड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सबनेट आपको क्या लेना है, मॉनिटरिंग सबनेट, और यहां पे आपने रेंज डिफाइन किया 192.168.10.128/26। अब देखो इस वीनेट में मैं चाहूं तो एक सबनेट और बना सकता हूं, क्या होगा उसका रेंज यहाँ पे 192। मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा करते हैं, हम उसको फ्यूचर यूज के लिए रख लेते हैं। जब हमें इसमें एडिशनल सबनेट की रिक्वायरमेंट हुई, कोई और नए सर्वर्स मेरे को लगाने होंगे, तो मैं एक नया सबनेट बना के उनको वहां पे प्लेस कर दूंगा। या फिर आप ऐसा कर लो, अभी हम 2 सबनेट बना देते हैं, बाद में मैन्युअली सबनेट कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपने वीनेट बनाया तभी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से सबनेट होंगे, आप बाद में भी मैन्युअली जाके सबनेट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, सिक्योरिटी का आपसे बोल रहा है, कोई फायरवॉल आपको अगर लेना है यहां पे ही, तो एजोर आपको ना अलग से एप्लीकेशन लेयर का फायरवॉल भी देता है। मतलब वीनेट से पहले भी आप फायरवॉल लगा सकते हैं यहाँ पे। तो फायरवॉल पहले से है आपके पास तो उसको आप इंटीग्रेट कर दो, नहीं तो आप एक नया भी यहाँ बना सकते हैं। DDoS मतलब ये काइंड ऑफ अटैक जिसको बोलते हैं, जिसको हैकर्स आपके नेटवर्क को, मैम बैच में हूं मैं ना, अभी बाद में बात करूंगा। DDoS प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड का मतलब है कि देखो अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये सीधा सा आपसे उसी का मतलब आपसे बता रहा है। तो एजोर आपको इसका अलग से चार्ज लेता है। फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, ADDoS प्रोटेक्शन प्लान इज अ पेड सर्विस that offers enhanced DDoS mitigation capabilities via adaptive tuning, attack notification, and telemetry to protect against the impacts of a DDoS attack for all protected resources within this virtual network। वैसे तो वीनेट आपका सिक्योर है, लेकिन एडिशनली आप चाहते हैं कि यार मेरे को और इस पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेरे को चाहिए, तो एजोर क्या करता है, आपको हाई लेवल की SSL कम्युनिकेशन अपने एंड से इनेबल करेगा, बट आपका वो चार्ज आपसे लेगा। डिफॉल्ट मैं इसको क्या चेक करके चल रहा हूं अभी, डिसेबल। बेस्टन होस्ट क्या है इसका भी मैं आपसे बताऊंगा, कल भी मैंने आपसे बात किया था। बेस्टन होस्ट प्रोवाइड द सिक्योर कम्युनिकेशन, इट वर्क्स लाइक द टर्मिनल और जंप सर्वर फॉर योर वीनेट। ऐसे सर्वर्स जिन पे प्राइवेट आईपी नहीं लिया आपने एंड स्टिल यू वांट टू कम्युनिकेट विद दोज सर्वर्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना एक बेस्टन होस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम मैनुअली बनाएंगे, या आप यहाँ पे ही बनाना चाहते हैं तो आपसे वो बोल रहा है कि डिटेल्स आप फिल कर दो, अपने आप से वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे इसको डिसेबल, रिव्यू एंड क्रिएट करना है। इसके बाद सीधा आपको एंड क्लिक ऑन क्रिएट। समरी में बोल रहा है कि ये एड्रेस क्रिएट है, 2 सबनेट आपके बनेंगे, ये सब आपने बेसिक लिया है, कोई प्रोटेक्शन प्लान अलग से लिया नहीं है आपने। बेस्टन हो डिसेबल्ड है, फायरवॉल भी क्या है आपका डिसेबल्ड। क्या किया मैंने, सिंपल इसको क्रिएट। अगेन वी नीड टू वेट बिकॉज प्रोविजनिंग यहाँ पे स्लो है आपका। सर एक क्वेरी थी, हाँ जी, जैसे हमने क्लास सी एड्रेस लिया है जिसके हमने सबनेट्स लिए हैं, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा कि जैसे हमने क्लास सी एड्रेस लिया उसी के नीचे जैसे उसका ही 24 to 31 तक ही ब्लॉक ले सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लास ए एड्रेस लेके फिर सबनेट्स हम मतलब क्लास सी के बनाएं, ले सकते हैं। कोई भी ले जो भी सकते हैं कॉमन? क्लास ए का, बी का, सी का, जो भी एड्रेस आपको यूज करना है ले सकते हैं आप। अपनी रिक्वायरमेंट बताओ क्या है। एजोर भी तो क्लास ए का ही बना के देता है हमें, और सबनेटिंग किसका करता है, वो क्लास सी का, ठीक है। है ना। हम्म।
अब वर्चुअल नेटवर्क आपको चेक करना है तो आपसे बोल रहा है कि आप डायरेक्टली रिसोर्स पे जा सकते हैं यहाँ से। तो उस केस में सर सिर्फ एक ये हो जाएगा कि जितने हमने, जैसे हमने जो ब्लॉक शुरू में दिया है, जैसे हमने क्लासफुल ब्लॉक 192.168.10 दिया है, जितने एड्रेसेस उसमें हो सकते हैं उतने ही सबनेट में हमारे पास आ सकते हैं। इन द सेंस जैसे अगर हम इसमें बोल रहे हैं कि हमारे पास 255 होस्ट आ सकते हैं, तो जो उसकी जितनी भी सबनेटिंग हम उसमें कर सकते हैं उतने ही हो सकते हैं। मैक्सिमम तो वही लगा सकते हैं। /24 का मतलब क्या है? 254 होस्ट। और इसको भी आप ब्रेक करते हैं ना तो हर एक सबनेट में 5 आईपी आपके फिर वेस्ट जाएंगे। लेकिन हम ब्रेक क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अलग अलग सब सेगमेंट में सर्वर्स को रखना है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के जो डेवलपमेंट के सर्वर्स हैं उनको ट्रैफिक मेरे को एनएसजी के थ्रू मैनेज करना है। डेवलपमेंट में मैं हर एक पोर्ट इनेबल नहीं करना चाहता, और मैं एक सिंगल सबनेट यहाँ पे बनाता हूं तो वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है सर। ब्रेक हम इसलिए करते हैं बिकॉज फॉर द मैनेजमेंट। ठीक है, नेटवर्क सेग्रीगेशन। राइट। आपसे बोल रहा है कि सबनेट्स में अगर आप जाते हैं तो 2 सबनेट आपको बता रहा है यहाँ पे। गेटवे सबनेट क्या होता है उसकी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, एक नया सबनेट आपको मैन्युअली फ्यूचर में अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाके आराम से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या नाम देना है आपको, कुछ भी, मॉनिटरिंग सबनेट। ठीक है, रेंज उसने अपने आप से 128 तो ले लिया, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे? 26। ठीक है, और सिंपल इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सेव। सक्सेसफुली ऐड हो गया। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं यहां से अभी क्लोज। ठीक है, 3 सबनेट आपने अपने यहाँ पे बना रखे हैं, और तीनों में आईपीज भी आपको बता रहा है यहीं पे कैलकुलेट करके। हर एक में 59 आईपीज अवेलेबल हैं। ये सीआईडीआर ब्लॉक है आपका। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है? वी नीड टू क्रिएट सर्वर्स फॉर ईच सबनेट। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? अगेन आपको क्या करना है, एक डुप्लीकेट टैब हम ओपन कर लेते हैं, और इस डुप्लीकेट टैब में आपको सर्विस जो आपको सर्च करना है यहाँ पे कौन सा, वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो कोई भी वर्चुअल मशीन आपके पास रनिंग में नहीं है। क्या करना है आपको? अभी यहाँ पे क्लिक ऑन ऐड बटन एंड वर्चुअल मशीन। तो 2 चीजें हम प्रूफ कर लेते हैं, एक तो प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं क्रॉस सबनेट, और इंटरनेट का भी देख लेते हैं, इंटरनेट भी चलना चाहिए मशीन पे। वो सारी चीजें कस्टम नेटवर्क में हम वर्चुअल नेटवर्क में देख लेते हैं एक बार। रिसोर्स ग्रुप कौन सा चूज करना है हमें? जो अभी हमने बनाया था, KR नेटवर्क RG। वर्चुअल मशीन का नाम, लेट सपोज दिस इज मशीन 1। अब भाई एक चीज आपको याद रखना है, रिसोर्स ग्रुप हमारा कहां पे था? सेंट्रल इंडिया में। वर्चुअल नेटवर्क किससे टैग था हमारा? रिसोर्स ग्रुप के साथ। एक चीज अब आपको याद रखना है, अगर आपने यहां से रीजन चूज किया क्या, तो आपने जो वीनेट बनाया था वो कौन से रीजन में बनाया था? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में। तो कंट्री। ये चीज आपको याद रखना है। अब वो नेटवर्क आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो हमें रीजन क्या चूज करना है यहाँ से? सेम रीजन, सेंट्रल इंडिया। देखो वीनेट पे जाके ओवरव्यू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोकेशन क्या बता रहा है? मैंने बताया था जो नेटवर्क आपने जिस रीजन में बनाया है वहीं पे सर्वर होगा, तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएट वर्चुअल मशीन में आप जाओ, मशीन का नाम आपने दे दिया मशीन 1, सेंट्रल इंडिया आपने चूज किया। तो सेंट्रल इंडिया में हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन है नहीं, तो वी विल टेक नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। इमेज लेट सपोज आपने लिया यहाँ पे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.2। प्राइस आपको बता रहा है 540 रुपीज पर मंथ आपको देना है। ऑथेंटिकेशन टाइप बता दो, तो हम पासवर्ड बेस ही कर लेते हैं। एजोर क्लाउड के नाम से आपने एक यूजर बना दिया। ठीक है, और पासवर्ड आपने दिया वेलकम @12345, सेम पासवर्ड।
welcome@12345, ठीक है। NSG का डेडिकेट में टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, अभी NSG लेवल से सब कुछ मैं क्या करके चल रहा हूं, अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज भी हमें चेंज नहीं करना है, जितना हमें एजोर दे रहा है बना के उतना हम कंटिन्यू करेंगे उसके साथ ही, ठीक है। अब देखो अपने आप से उसने कौन सा वीनेट पिक कर लिया, जो आपने यहां पे अभी क्रिएट किया था, किस नाम से, वीनेट 1 के नाम से। क्या बोल रहा है आपसे, दिस इज योर वीनेट, कौन से रिसोर्स ग्रुप के अंदर है ये, KR नेटवर्क RG। सबनेट बताओ कौन सा सबनेट से आईपी देना है, वी हैव 3 सबनेट्स। तो मैंने बोला कि ये मेरा सबसे पहला वेब सबनेट है, पब्लिक आईपी लेना है नहीं लेना है, मैंने कहा इस पे मेरे को पब्लिक आईपी चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल आपको चाहिए नहीं चाहिए, वार्निंग आपको दे रहा है ऑल पोर्ट ऑन दिस वर्चुअल मशीन में बी एक्सपोज टू द पब्लिक इंटरनेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बूट डायग्नोस्टिक इनेबल करना है तो आप यहां से कल जो अकाउंट हमने बनाया था, ठीक है, सेम अकाउंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, आप चाहे तो नया भी यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं अगर आप सीरियल कंसोल लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो सीरियल कंसोल मैंने इनेबल कर दिया है सर्वर क्रिएशन टाइम पे ही। कोई स्क्रिप्ट आपको रन करना है तो कर सकते हैं आप, अदरवाइज कीप इट एम्प्टी, ठीक है। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, सर्वर का ये समरी एंड क्लिक ऑन क्रिएट। मीनवाइल हम एक काम कर सकते हैं, जब तक ये सर्वर क्रिएट हो रहा है हमारा, वी कैन क्रिएट अनदर मशीन, ठीक है। तो फिर से वर्चुअल मशीन वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और अगेन क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, रिसोर्स ग्रुप अपना चूज करना है एंड मशीन का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे, दिस इज माय मशीन 2, ठीक है। और रीजन सेंट्रल इंडिया एंड रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। और सर इसमें जो साइड में अपने को मशीन्स दिख रही हैं जैसे एसक्यूएल डेटाबेसेस और वेब सर्वर्स अपाचे वपाचे, वो हम डायरेक्टली भी एज अ वर्चुअल मशीन्स फन कर सकते हैं ना, रेदर देन टेकिंग ओनली वेनिला सेंटोस और रेड हैट हाँ राइट, कर सकते हैं आप, ओएस। वो मार्केट प्लेस से आपको सर्च करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी मैंने जो सबनेट चूज किया है वो डीबी सबनेट, ठीक है। तो 2 ही सर्वर बनाएंगे, मॉनिटरिंग सबनेट में हम कोई सर्वर क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पब्लिक आईपी नहीं चाहिए और सिक्योरिटी ग्रुप भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, नन, ठीक है। नेक्स्ट, और स्टोरेज अकाउंट उसने अपने आप से पिक कर लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। तो इस सर्वर पे हमने पब्लिक आईपी नहीं लिया है, इससे पहले जो हमने बनाया था उसको विद पब्लिक आईपी हमने रन किया है, तो इसको डायरेक्टली इंटरनेट से हम कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले कनेक्ट करेंगे हम अपना कौन सा, हाँ जी, मशीन 1। मशीन 1, वेब सर्वर ठीक है। वन मशीन वन। तो नाउ क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन ऑप्शन। देखो आपको ना मैंने एक लास्ट टाइम बोला था कि मैं जितने भी लैब आपको कराऊंगा ना उनका लैब डॉक्यूमेंट भी आपको दूंगा, ठीक है।
तो आपकी हेल्प के लिए मैं ये साथ के साथ चीजें अभी शेयर मैंने नहीं किया है। जो भी हमने फर्स्ट डे किया था ना कि एजोर अकाउंट कैसे हमने क्रिएट करना है, तो उसके स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सब्सक्रिप्शन में क्या क्या सेटिंग्स आपको चेक करने वो यहाँ लिखे हुए हैं मैंने। हाउ टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप लिखा हुआ है पूरा, और create VM inside resource group and try to access it and define the options। ठीक है, तो इसके भी स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं जो हमने कल किया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो आज का भी जो लैब है ना उसका भी डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन उसको आप ना देखें तो अच्छा है। ट्राई टू यूज योर माइंड, ठीक है, वो उनके लिए है जैसे हमको कुछ भी नहीं आता तो ऑप्शंस हमें फॉलो करने हैं। सारे स्टेप्स देखो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला लैब जो हम कर रहे हैं अभी, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क वीनेट एंड कस्टम सबनेट। इसमें जो भी हमने किया है ना मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, अगला लैब हम लोग क्या करेंगे, तो एक टॉपिक में कितने लैब हम लोग करेंगे वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इसमें डॉक्यूमेंट में, और उनके स्टेप्स भी लिखे हैं कि क्या क्या स्टेप, कहाँ जाके कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या क्लिक करना है आपको, सारा कुछ। ठीक है, तो पहला ही लैब हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी, उसका प्रैक्टिकल मेरे को करके दिखाना है आपको। फिर एजोर वीनेट पियरिंग, और फिर वेस्टर्न होस्ट, ये आपका रोड मैप है। फिर सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क इंटरफेसेस कैसे लेते हैं हम लोग, फिर 3 टाइप के हम वीपीएन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वर्स का स्टेटस हम लोग देख लेते हैं, क्या स्टेटस है। दोनों सर्वर्स हमारे रनिंग में है। ये मेरा मशीन 1 हो गया, और एक डुप्लीकेट टैब ओपन करके वी विल ओपन मशीन नंबर 2। अब आपसे चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूं, जो आपने वेब सबनेट में जो मशीन रन किया है उसको आईपी क्या मिला होगा आपके अकॉर्डिंग, सोच के बताओ थोड़ा सा। 192.168.10.4। राइट, 10.4। और डीबी सबनेट को डीबी को सर 68 68। 10.68 64 65 67 66 67 मिला होगा यार। 3 आईपी ही ब्लॉक होते हैं या 4, शुरुआत के 4। सर पहला 68 नेटवर्क फाइव हो गया होंगे। यू आर राइट, 68 हुआ ना 68 यस। 68। मशीन 2 पे मैं गया, तो सबसे पहले मशीन 2 हमारा है डीबी सबनेट का पार्ट। तो इसको जो आईपी मिला है, पब्लिक तो मिला नहीं है, सर आईपी इसको क्या 69 मिला नहीं है, होना चाहिए। अच्छा 68। 64 इज नेटवर्क आईडी, 65 इज हाँ गेटवे। अच्छा, नेटवर्क आईडी इंक्लूडेड होता है उसमें। राइट, ठीक है। एंड मशीन 1 पे अगर हम देखते हैं तो हमें पब्लिक आईपी भी मिला है यहाँ पे, और बता भी रहा है कि आपको इसको एक प्राइवेट आईपी भी है 10.4। वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट, दिस इज द वीनेट 1 वर्चुअल नेटवर्क है, और सबनेट क्या है इसका, वेब हाइफन सबनेट। कनेक्ट करने के लिए अगेन आपको क्या करना है, पब्लिक आईपी कॉपी करो आप यहां से, और यूजर हमने बनाया था एज्योर क्लाउड, ठीक है, एंड पासवर्ड सेट किया था welcome@12345। एक बार इसका प्रेफरेंस हम लोग चेंज कर लेते हैं। सूडो प्रिविलेजेस इसको ऑलरेडी है, सूडो स्विच हाइफन मैंने किया। ठीक है, गूगल चल रहा है कि नहीं, पिंग google.com करो, यहाँ पे चल रहा है। एक वेबसाइट चला के देख लेते हैं, यम इंस्टॉल httpd-y। सॉरी, आरपीएम के बाद हम लोग जनरली क्या करते हैं,
डेमन स्टार्ट करेंगे, या फिर आप डॉक्यूमेंट रूट का कंटेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, सिस्टम ctl, या चेक भी कर लो एक बार rpm इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, httpd हाइफन, ठीक है, एंड सिस्टम ctl स्टार्ट द डेमन। परमानेंट स्टार्ट करने के लिए, इनेबल करने के लिए एक मैसेज आप कोई भी दे दो, दिस इज टू टेस्ट कस्टम नेटवर्क कनेक्टिविटी। कल करके देखो लोकल होस्ट, फाइन। लेकिन जब इंटरनेट से ओपन करोगे तो एक प्रॉब्लम जो कल हमें हुआ था, सेम प्रॉब्लम आपको होगा। यहाँ पे ऑलरेडी एजोर ने हमको फायरवॉल डी जो ओएस लेवल का जो सिक्योरिटी है वो इनेबल करके दिया है। स्टेटस अगर आप चेक करते हैं तो ये इंटरनेट के ट्रैफिक को बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ब्लॉक। तो हमें क्या करना है, इसको सिस्टम ctl स्टॉप फायरवॉल डी, और परमानेंटली इसको क्या कर दो यहां से आप, डिसेबल। ठीक है, सर्वर का आईपी देखना है तो ये आपका क्या है, प्राइवेट आईपी। ठीक है, अपने इंटरफेस की इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं, मैं ये कैसे पता करूंगा कि मेरे इस सर्वर से मशीन 1 से कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है। तो तरीका क्या है, आपको नेटवर्किंग में जाना है। ठीक है, और नेटवर्किंग में जाने के बाद आपको ये बता रहा है निक का पब्लिक आईपी है ये। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में क्या बता रहा है आपसे, प्राइमरी आईपी आपका यही है, और जो नेटवर्क इंटरफेस अटैच्ड है ना वो किस नाम से है, मशीन 1525 के नाम से। क्या करना पड़ेगा, और देखो टोपोलॉजी आपको देखना है ना, कितना अच्छा इन्होंने डिजाइन कर रखा है। एक चीज आपको दिखाता हूं कि आपका सर्वर एग्जैक्टली चल कहां पे रहा है, टोपोलॉजी लॉजिकली बैकएंड में क्या है। देखो कितना अच्छा इन्होंने डायग्राम आपको बना के दिया है। क्या बोला आपसे, ये आपका है वीनेट सबसे टॉप पे, इसके नीचे आपने क्या करा है, 3 सबनेट आपने क्रिएट करे हैं, फिर तीनों सबनेट को एक एक क्या मिला है, ये मशीन्स वीएम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या है हाँ आपके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और यहां से आपका एक मशीन ये है, ये मशीन 1 का प्राइवेट आईपी, और ये क्या है, पब्लिक पब्लिक, आईपी। क्योंकि मशीन 1 को हमने पब्लिक आईपी भी दिया है, और मशीन 2 पे ओनली हमारा क्या है, प्राइवेट आईपी। और इस टोपोलॉजी का अगर आप एक पीएनजी फाइल भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहां से। ठीक है, सर अगली ये डायग्राम, सर ये डायग्राम उसमें एडब्ल्यूएस में नहीं होता ना, ऐसा नहीं दिखा उस पे, अमेज़न में नहीं है ये चीज। ठीक है, और ये अब दोनों आपको, आईपी एक ही इंटरफेस पे दिए हुए हैं क्या सर? हाँ प्राइवेट और पब्लिक बता रहा है कि पब्लिक आईपी इस मशीन से अटैच्ड है, इंटरफेस पे नहीं है, वो नेट मशीन क्या से हुआ है? अटैच्ड है। हाँ ठीक है, अब आपको जैसे इंटरफेसेस देखने हैं कि मेरे सेंट्रल इंडिया में या इस वीनेट के अंदर कितने इंटरफेसेस क्रिएटेड हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके सिंपल टाइप करो क्या, INTER, तो आपको बता देगा कि नेटवर्क इंटरफेसेस आपको देखने हैं, तो इस पे क्लिक करो और ये इंटरफेसेस की डिटेल्स आपको दे दिया। एक प्राइमरी प्राइवेट आईपी क्या है, 10.4, और सेकेंडरी आपका जो दूसरा मशीन 2 है उसका इंटरफेस का आईपी क्या है, 10.68। कौन सी मशीन से अटैच्ड है, मशीन 1, ये मशीन 2। रिसोर्स ग्रुप क्या है आपका, ये किसी इंटरफेस के अंदर चलो आप, इंटरफेस के अंदर जाने के बाद प्राइवेट पब्लिक यही आपको बता रहा है। एक चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आप लोग ये चाहते हैं कि मेरा जब मशीन डिलीट हो ना, तो मशीन डिलीट होने के बाद आप इंटरफेस को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मशीन डिलीट हो जाए, इंटरफेस मेरा वही होना चाहिए। तो हम दो चीजें कर सकते हैं, इस इंटरफेस को दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव करा सकते हैं या दूसरे सब्सक्रिप्शन में भी ले जा सकते हैं। ये काम हमें जरूरत कब पड़ता है, जब आपके सर्वर को आप रिप्लेस करते हैं। आपने बोला एक सर्वर मेरा डेव ग्रुप में चल रहा था, उसको डेव ग्रुप से प्रोडक्शन में लेके जाना है, लेकिन नेटवर्क के सेटिंग्स चेंज नहीं होने चाहिए।
वहां पे अगर मैं नया एनआईसी बनाऊंगा तो उसका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो मैं मैक एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहता या आईपी चेंज नहीं करना चाहता, मैं ओनली रिसोर्स ग्रुप ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये लाइव टाइम पे नहीं होगा, अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रेजेंट में अभी अटैच्ड है आपके सर्वर के साथ। ठीक है, इसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके क्या क्या कर सकते हैं, आपको बोल रहा है कि इस सबनेट को एक इस वाले सबनेट से आईपी मिला है, आईपी क्या है, ये है। ठीक है, अब ये आईपी जो है ना आपका, ये पब्लिक है और ये है प्राइवेट। ठीक है, आप इसको अगर स्टैटिक करना चाहते हैं ना, ऑन द फ्लाई आप यहां से सिस्टम से आईपी भी चेंज कर सकते हैं अपने सर्वर का। क्लियर है? आईपी अभी क्या है आपका 5। this the virtual machine associated with this network will be restarted to utilize the new private IP address। क्या बोल रहा है आपसे, इसका मतलब क्या है भाई लोगों? मशीन रिस्टार्ट हो जाएगी। मशीन रिस्टार्ट नहीं होगी, नेटवर्क इंटरफेस रिस्टार्ट, मीन्स नेटवर्क रिस्टार्ट होगा। आफ्टर रीस्टार्टिंग आपको नया आईपी एलोकेट हो जाएगा। राइट, तो ट्रैफिक फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, तो एक्टिविटी आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, ये आप करना चाहते हैं या नहीं। तो सबनेट के अंदर भी फाइनल हमें एक कंक्लूजन और मिला है यहाँ पे, सबनेट के अंदर भी सिस्टम्स को जब हम प्लेस करते हैं ना, तो आईपी प्राइवेट आईपी असाइन करने के भी तरीके क्या है हमारे पास, दो हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा इनेबल रहता है हमारा, डायनामिक। आईपी जो मिलेगा सबनेट में डीएचसीपी ऑलरेडी इनेबल्ड है, सीक्वेंस में मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये एडब्ल्यूएस में नहीं है ये चीज। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस क्या फॉलो किया उसने 10.4, फिर अगला मशीन बनाओगे तो उसको क्या मिलेगा 10.5, लेकिन एडब्ल्यूएस में ये चीज क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको वही आईपी मिलेगा, रैंडमली जो आईपी फ्री होगा वो आपको एलोकेट हो जाएगा। सर अगर हमें किसी का रिजर्व करना होगा, जो डायनेमिक है उसी को एज ए स्टैटिक करके फिर उसको रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, बस अपडेट कर दो सेटिंग। सर अगर हम इसमें बाई चांस लेट सपोज हम स्टैटिक में जाके वो एज्योर की पहली 4 आईपीज, मतलब हम नेटवर्क आईपी तो यूज नहीं कर सकते, बट पहली 4 आईपीज किसी ने गलती से डाल दी, तो एरर उस देगा केस में अच्छा एरर देगा, मतलब नहीं सेव होगा, लेगा ही नहीं, करके देख लो, नहीं लेगा अपने को। क्या बोल रहा है, ओके ठीक फेल है। टू सेव आईपी एड्रेस चेंजेस फॉर नेटवर्क इंटरफेसेस और प्राइवेट स्टैटिक आईपी एड्रेस फेल्स विद इन द रिजर्व आईपी रेंज। आपने जो आईपी लिया था ना वो रिजर्व था, इसको आप इंटरफेस पे नहीं दे सकते। ठीक है, ये चीज क्लियर है भाई सबको? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी डायनेमिक करके ही सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब मशीन 1 से पहले मशीन 2 को पिंग करके देखो, क्योंकि मैंने बोला था दो सबनेट आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं आराम से। कैसे करेंगे हम लोग, तो आप बेटर है कि सीरियल कंसोल भी आप यहाँ से एक बार ओपन करके देख लो। सर मुझे एक डाउट था इसमें, जैसे डीएचसीपी में 2 मशीन है तो ऑटोमेटिक जैसे कई बार एक को IP1 दिया, एक को 2 दिया, तो नेक्स्ट टाइम जैसे किसी को चेंज कर देता ना, जैसे पहले जो मशीन ऑन हुई उसको 1 दे दिया, दूसरी को 2 दे दिया, तो इसमें भी ऐसे ही होगा क्या? आईपी जैसे जो 4 दिया होगा वो तो 5 भी होता है? नहीं, रेंडमली नहीं होता है, यहाँ पे सीक्वेंस में होता है पूरा। आईपी एलोकेशन जो है ना वो जिस सिस्टम सीक्वेंस को में जो है। आईपी मिल गया वही आईपी रहेगा, हाँ राइट, चेंज नहीं होगा। यदि एक मशीन ऑफ है दूसरी सर ऑन अगर है, डायनेमिक आईपी है तो चेंज हो सकता है ना बूट होने पे। अभी मैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट आईपी और पब्लिक आपको बताऊंगा। ठीक है, उनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि प्राइवेट चेंज होता है कि नहीं होता है, पब्लिक चेंज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि थ्योरी पे ना ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे, आपको जब पता भी चलेगा कि यस बैकएंड में ये हो रहा है। अब जैसे हमने 10.3 का बोला था कि यार वो रिजर्व आईपी है, लेकिन उसको एलोकेट करके नहीं देखा, तो बस हम एज्यूम करके चल रहे थे, अभी देखा तो सामने एरर आया। तो ऐसे ही अभी उसका लैब करेंगे नेक्स्ट, फिर उसमें देखेंगे कि क्या एक्चुअल में बैकएंड में हो रहा है। ठीक है, एजोर क्लाउड, और इसके बाद क्या करना है हमें, पासवर्ड क्या था, वेलकम @12345।
अब यहां से बस एक चीज आप देख लो कि मशीन 2 का कनेक्टिविटी आपके पास है कि नहीं। मशीन 2 का प्राइवेट आईपी है 10.68। क्या करना है आपको, यहां से भी कर सकते हैं आप। मशीन 1 पे लॉगिन है SSH, रूट लॉगिन तो इनेबल होगा नहीं डायरेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एज्योर क्लाउड @ 192.168.10. यस, पासवर्ड क्या है आपका, वेलकम @12345। मशीन 2 लॉगिन हो रहा है। इंटरनेट से आप कुछ डाउनलोड कर पा रहे हैं कि नहीं, लेट्स चेक। आपने एक वेबसाइट पे गए आप, KR नेटवर्क क्लाउड, ठीक है, और यहां पे जाने के बाद आपने एक कोई भी पेज आपने लेट सपोज डाउनलोड करना है। आपने बोला है कि एक सिलेबस है, ये मेरे को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, wget और कॉपी पेस्ट एंटर करो। इंटरनेट यहाँ पे चलना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ये समथिंग इज हैंगिंग, ठीक है, इंटरनेट चल रहा है यानी कि पेज आप डाउनलोड कर पा रहे हो आराम से। ये प्रूफ हो गया कि इंटरनेट यहाँ पे रनिंग में है। अगर मैं एक और चीज करना चाहता हूं तो आप कोई आरपीएम डाउनलोड करके देखो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आरपीएम हैं आपके रिमोट लोकेशन पे हैं, इंटरनेट पे हैं। अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हो तो दैट मीन्स इंटरनेट यहाँ पे आपका, क्योंकि देखो MySQL का पैकेज यहाँ पहले से अवेलेबल नहीं है। अगर आप MariaDB करके आप सर्च करते हैं तो कोई भी पैकेज आपका यहाँ पे नहीं है अवेलेबल। क्या करना है आपको, डाउनलोड yum इंस्टॉल MariaDB-y। ठीक है, यानी कि इंटरनेट यहाँ पे आपका ऑलरेडी, जिस सर्वर पे पब्लिक आईपी नहीं है वहां पे भी एजोर आपको इंटरनेट बाय डिफॉल्ट चला के देता है। और एक चीज लेकिन याद रखना है, प्राइवेट आईपी वाले सर्वर से हम गूगल को पिंग नहीं कर पाते। सिक्योरिटी रीजन से इन्होंने आईसीएमपी को क्या करके दिया है, डिसेबल। आईसीएमपी अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर पे एडिशनली एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा के आईसीएमपी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट के लिए अलाउ। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इंटरनेट ओनली आईसीएमपी के लिए ब्लॉक है, और सब कुछ आप कर सकते हैं, एचटीटीपी एचटीटीपीएस इंटरनेट पे जा पा रहे हो आप, लेकिन ठीक है। ये चीज नॉलेज के लिए लिख लेना, जिस सर्वर पे प्राइवेट आईपी है इंटरनेट वहां चलता है, लेकिन आईसीएमपी के जो पैकेज है ना वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होते हैं सिक्योरिटी रीजन से। ये एजोर ने हमको सिक्योरिटी दे रखा है लगा के, ठीक है। तो इस लैब में हम इतना ही करते हैं, और इस लैब को अभी यहीं स्टॉप कर लेते हैं हम लोग। वीनेट हमने बना के देख लिया, सबनेट बना के देख लिए, उसके अंदर सर्वर्स हमने क्रिएट करके देख लिए, ठीक है।